हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एटॉमिक स्पीसीज। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में एटॉमिक स्पीसीज के बारे में डिस्कस किए थे। ये एटॉमिक स्पीसीज के बेसिस पे किस प्रकार के एमसीक्यूज आने की चांसेस रहता है वही अपन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, कंपलसरी ब्रिज कोर्स में होने वाले हर टॉपिक पे ध्यान दीजिए। इसमें एमसीक्यू डिस्कस करने के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ना। इसमें तो पहला एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो देखिए, ये एटॉमिक स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रहने वाले एटॉमिक स्पीसीज होता है आइसोबार्स। इसके लिए मैं एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, आर्गन 1840, पोटाशियम 1940, ये दोनों के आइसोबार्स कहते हैं। इसमें देखिए, नीचे का नंबर एटॉमिक नंबर है। ओके ना। तो एटॉमिक नंबर यहां पे Z इज इक्वल टू क्या है, आर्गन का 18 है। और इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है। प्रोटॉन्स कितने हैं, 18 है। मगर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 40 माइनस 18 22। और इसका न्यूक्लियॉन्स का नंबर बोले तो N प्लस पी। इसका N प्लस पी वैल्यू कितना आएगा, 22 प्लस 18 इज इक्वल टू 40 आएगा आर्गन का। आर्गन 1840, इसमें अपन न्यूक्लियस नंबर निकाले, 22 प्लस 18 40 हो गए। और पोटाशियम में देखते हैं 1940, इसमें जेड का वैल्यू 19 है, इलेक्ट्रॉन्स 19 है, प्रोटॉन्स भी 19 है। न्यूट्रॉन्स क्या होगा, A माइनस जेड, मतलब 40 माइनस 19 इज इक्वल टू 21। इसमें न्यूक्लियॉन्स नंबर N प्लस पी रहता, इसका N वैल्यू 21 है, प्रोटॉन्स 19 है। कितना हो गया टोटल, 40 हो गए। मतलब आर्गन 1840, पोटाशियम 1940, ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोबार्स बनते हैं। ये आइसोबार्स में न्यूक्लियॉन्स का नंबर दोनों में यहां पर देखिए सेम है। इसीलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या है, आइसोटोन्स अगर बनना रहा तो आटम डिफरेंट होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ओके ना। बट यहां पे एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स नंबर सेम होना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर एटॉमिक मास नंबर सेम है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है। थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, इसमें आटम डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। और न्यूट्रॉन्स नंबर चेक करेंगे, 32 माइनस 16 क्या होगा, 16। यहां पर फास्फोरस में देखो 31 माइनस 15 16 होगा। मतलब यहां पे
सल्फर 1632, फास्फोरस 1531 दोनों एक दूसरे के साथ आइसोटोन्स बनेंगे, बिकॉज इसमें आटम डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, मगर न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। तो यहां पे हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रीटियम इज 1H3। ये तीनों में सबसे हाईली अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव नेचर रहने वाले आइसोटोप्स है ट्रीटियम, सो दैट ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स अगर बनना रहा तो आटम सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन में देखो दोनों में नाइट्रोजन है, आटम सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, तो ए ऑप्शन आइसोटोप्स है। बी देखिए आटम सेम, नीचे का एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, बी आल्सो आइसोटोप्स। सी में देखो आटम सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए सी भी आइसोटोप्स होता है। इसीलिए यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और आइसोटोप्स। सॉरी यहां पे क्वेश्चन में छोटा सा प्रॉब्लम आया है, क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर लेता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। ऑप्शन ए में देखिए आइसोबार्स अगर बनना रहा तो आटम डिफरेंट होना है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना है, एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए, मगर इसमें एटॉमिक मास नंबर सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए आइसोबार नहीं बनता है। ऑप्शन बी में देखिए आटम डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास नंबर सेम है, सो बी आइसोबार है। सी देखिए एटम डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास नंबर सेम है, मतलब ऊपर वाला नंबर सेम है, इसलिए सी यहाँ पर आइसोबार बनता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी एंड सी दोनों भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर। सेम आइसोटोपिक नंबर रहने वाला एटॉमिक स्पीसीज क्या होता है, आइसोडायाफर्स। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूरेनियम 92-238। यूरेनियम 92-238 में एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास नंबर 238 है, तो एटॉमिक नंबर 92 रहा तो इलेक्ट्रॉन भी 92 है, प्रोटॉन भी 92 है। न्यूट्रॉन्स नंबर बोले तो क्या होगा, ए माइनस जेड, 238 माइनस 92 कितना होगा, 146। इलेक्ट्रॉन्स 92, प्रोटॉन्स 92 एंड न्यूट्रॉन्स 146, इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लिया तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास 9 रहता है, माइनस बोले तो 1 लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर के पास 16 रहता है, 2 लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये नाइट्रो N-3 और F- दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, मगर सल्फर नहीं है, S-2, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होता।
ऑप्शन बी में चेक करेंगे, Cl माइनस, यहाँ पे Cl के पास 17 रहता, माइनस बोलते लिया है, कितना होगा 18, यस माइनस 2, सल्फर के पास 16 रहता, माइनस 2 बोले तो 2 लिया है, 18 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता 19, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर के बेस पे डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन देखिए, स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन्स रहता, 3 लॉस किया, +3 बोले तो 3 लॉस किया, तो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम के पास 19 रहता और K+ बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 18 इलेक्ट्रॉन से। आर्गन देखिए, आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ये तीनों स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, सो दैट इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। और यहाँ पर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स में क्या होना, आटम सेम होना। इसमें कितना आटम्स है, 3 आटम्स है, 3 आटम्स है। इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना 6, इलेक्ट्रॉन 6 है, एक ऑक्सीजन का 8 है, 2 ऑक्सीजन का कितना 16, 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन का 7 है, 2 नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का कितना 8, 22 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए एटॉमिक नंबर यूज करना है। यहाँ पर देखो Cn-, कार्बन के पास 6 है, नाइट्रोजन के पास 7 है, माइनस बोलते लिया है, तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक नाइट्रोजन का 7 है, 2 नाइट्रोजन का कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स। एक फ्लोरीन का कितना 9 है, 2 फ्लोरीन का कितना 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन का 17 है, हाइड्रोजन का 1 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब, और आटम देखेंगे, Cn- में कितने आटम्स है 2 आटम्स, N2 में कितना आटम्स है 2 आटम्स। तो मतलब ऑप्शन ए में देखो आटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसोस्टर्स। ऑप्शन बी में देखो आटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। ऑप्शन सी में देखिए आटम्स भी सेम है, इसमें भी 2 आटम्स है और इसमें भी 2 आटम्स है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, सो दैट ये तीनों भी ऑप्शन ए बी सी ये सब आइसोस्टर्स होता है। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहने वाला एटॉमिक स्पीसीज कौन है, आइसोटोन्स है। तो ये इस प्रकार की क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछने की चांसेस रहता एटॉमिक स्पीसीज के बारे में, ओके ना। ऑलरेडी मैंने आप लोगों की एक PDF भी सेंड किया, वो PDF में रहने वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स में डिस्कस करने वाले अनदर टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड। It is the force of attraction which hold the various atoms together. Various atoms together मतलब अलग अलग आटम को साथ में रख के मॉलिक्यूल को बनाने वाले फोर्स को जनरली कहते हैं केमिकल बॉन्ड। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इट इज द फोर्स विच होल्ड दी वेरियस atoms together in the
मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर ए आटम है और बी आटम है। अगर मान लीजिए ए आटम बी के साथ केमिकल बॉन्डिंग बनाने के लिए बी के पास अप्रोच करेंगे तो क्या क्या होने की चांसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आटम ए में सेंटर प्लेस में न्यूक्लियस रहेंगे और इसके सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। आटम बी में भी सेम है, सेंटर प्लेस में कौन रहता है, न्यूक्लियस रहता है और इसके सराउंडिंग में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ए आटम और बी आटम दोनों एक दूसरे के पास में जब आया तो क्या होगा देखेंगे। अगर ए और बी आटम दोनों एक दूसरे के पास में आने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ वन आटम और न्यूक्लियस ऑफ अनदर आटम के बीच में रिपल्शन फोर्सेस डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ वन आटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर आटम के बीच में भी रिपल्शन फोर्सेस होगा। मतलब देखिए न्यूक्लियस ऑफ वन आटम और न्यूक्लियस ऑफ अनदर आटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन आटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर आटम के बीच में क्या हो रहा, रिपल्शन फोर्सेस हो रहा है। देखिए ये कौन सा फोर्सेस है, रिपल्शन फोर्सेस है। इसके अलावा न्यूक्लियस ऑफ वन आटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर आटम, न्यूक्लियस ऑफ वन आटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर आटम के बीच में कौन सा फोर्सेस डेवलप होने वाले हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस है, अट्रैक्शन फोर्सेस। इसका मतलब ये टू आटम एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करने के समय पास में आने के वजह से रिपल्शन फोर्सेस और इसके अलावा अट्रैक्शन फोर्सेस भी डेवलप होता है। बट इसमें रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेटिव है क्या, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेटिव है क्या, ये अपने को कैसा पता करना है। देखो ए आटम बी आटम के पास अप्रोच होने के वजह से रिपल्शन एंड अट्रैक्शन फोर्सेस दोनों भी डेवलप हो रहा है। बट ये आटम्स क्या करते हैं, अपने पास रहने वाले पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके ये आटम के बीच में रहने वाले रिपल्शन फोर्सेस को कम करते जाता है। ये रिपल्शन फोर्सेस को कम करते जाने से यह अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिव होता है। यह अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिव होने के कारण ये वेरियस आटम साथ में रहकर एक केमिकल बॉन्डिंग को डेवलप करता है। ओके ना, ये बात क्लियर हो गई सबको। नेक्स्ट वन, अपनी को टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिस्कस करने के पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। 10th क्लास में ऑक्टेट और डुप्लेट के बारे में पढ़े होंगे। ओके ना, सो यहां पर ऑक्टेट रूल के बारे में देखेंगे। यहां पे ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल during the formation of chemical bond every central atom of a molecule try to get 8 electrons in their
in their outer shell, in their outer shell by loss of electrons or gain of electrons, or sharing of electrons, देखिए ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होने के समय सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता, गेन भी कर सकता और शेयरिंग भी कर सकता है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि नोबल गैसेस, सबको तो पता है नोबल गैसेस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्सिनॉन, रेडॉन। इसमें इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता? जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6 रहता, एक्सेप्ट कौन? हीलियम। तो हीलियम को छोड़कर नोबल गैसेस का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता NS2 NP6। इसका मतलब इसका जो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है? देखो ना, S में 2 है, P में 6 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मतलब इसमें इसका जो आउटर शेल है कंप्लीटली यहां पर S सब शेल के अंदर और P सब शेल के अंदर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को फिल किया है। तो ये स्टेबल हो गया, मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडरेशन में लेकर ये ऑक्टेट रूल ने मतलब डिस्कवरी हुए थे। तो स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस जनरली क्यों होता है? तो नोबल गैसेस स्टेबल होने का मेन रीजन है इसका आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। आउटर शेल में मतलब स्पेशली आउटर शेल में रहने वाले S सब शेल और P सब शेल में कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब इसके बाद जितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसलिए नोबल गैस को किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है और किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो स्टेबल होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट को बेस करते हुए ऑक्टेट रूल को बताया गया है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में रहने वाले सेंट्रल एटम के पास अगर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे तो जैसे नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं वैसे मॉलिक्यूल भी स्टेबल होता बोल के ये ऑक्टेट रूल बताया गया है। ओके ना, बट हीलियम के पास तो रहते नहीं, हीलियम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, वो डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, बट रिमेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। तो समझेंगे ऑक्टेट रूल को और बेटर एग्जाम्पल के साथ साथ में। तो इसके पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए ग्रुप, वैलेंसी एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये कंपल्सरी याद रखना चाहिए। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 0 ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप का जो वैलेंसी होता है 1, सेकंड ए ग्रुप का 2, थर्ड ए का 3, फोर्थ ए का 4,
5th ए का 3, 6th ए का 2, 7th ए का 1, 0 ग्रुप का 0। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आउटर शेल का और एक नाम है वैलेंसी शेल। तो आउटर शेल और वैलेंसी शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ए ग्रुप में कितना रहता? 1, सेकंड ए ग्रुप में 2, थर्ड ए में 3, फोर्थ ए में 4, फिफ्थ ए में 5, सिक्स्थ ए में 6, सेवंथ ए में 7, 0 ग्रुप में 8, एक्सेप्ट कौन? हीलियम। एक्सेप्ट कौन? हीलियम। देखिए फर्स्ट ग्रुप में ये हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी कंट्रोवर्सी है। फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या रहता? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, हा ली ना की, रब से फरियाद। शॉर्टकट ट्रिक है, हा बोले तो एच, ली ना बोले तो एल आई और एन ए, की बोले तो के, रब आर बी, से फरियाद सी एस, फरियाद बोले तो एफ आर। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो भी ट्रिक्स है मैं बाद में डिस्कस करता हूं पीरियोडिक टेबल में। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ऐसा ट्रिक्स रहते बहुत सारे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। और थर्ड ग्रुप में क्या रहता? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थॉलियम। इसको अपन शॉर्ट में ऐसा भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, बॉल गया इंडोनेशियन तेल से, बॉल गया इंडोनेशियन तेल से, शॉर्ट ट्रिक है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थॉलियम। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अपना मर्जी से कोई भी ट्रिक्स अब बना सकते हैं। अभी देखो मैं बना लेता हूं। चोकर सर जर्मनी से स्नैक्स खरीदने पंजाब आया है। मतलब यहां पे देखो, चोपकर मतलब सी, सर बोले तो एस आई, जर्मनी बोले तो जी, स्नैक्स बोले तो एस एन, पंजाब बोले तो पीवी। ऐसा अपना मर्जी से ट्रिक्स आप लोग बना सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। देखो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमारी है। नेक्स्ट वन फ्लोरीन, सॉरी सिक्स ग्रुप एलिमेंट है ना। सिक्स ग्रुप एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। हवर, सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोलाक। शॉर्ट ट्रिक। तो आप जैसे चाहिए वैसा आप टेक्निक बनाकर इसको याद रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट वन हालोजन में क्या रहता? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टेटाइन।
नोबल गैसेस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सिनॉन, रेडॉन। तो ये वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखो अपन ऑक्टेट रूल को डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट वन F2, सेकंड वन O2, थर्ड वन N2। ये तीनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है या नहीं करता देखेंगे। अभी फ्लोरीन बिलोंग करता है संबंधी ग्रुप को। देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7, इसमें कितना फ्लोरीन आटम्स है 2। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अपने को देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ता। फ्लोरीन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, क्योंकि फ्लोरीन बिलोंग करते हैं संबंधी एक। अगर ईच फ्लोरीन को ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की गरज है। तो इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देखिए देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन के पास 8 होगा ना, वैसे ही इस तरफ रहने वाले राइट साइड रहने वाले फ्लोरीन के पास भी 8 है। ये बीच में रहने वाले बॉन्ड में 2 है, 3 4 5 6 7 8। ये भी ऑक्टेट से सैटिस्फाइड है। इसके बाद ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है आउटर शेल में 6, बिकॉज ये बिलोंग करता है 6A को। चाहे तो देख सकते हैं इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की गरज पड़ेंगे, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन की गरज पड़ेंगे। इसलिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रख के 2 बॉन्ड्स को बनाएंगे। देखो यहां पर भी एक बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी एक बॉन्ड बनेगा। अभी देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चाहिए तो देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो ये ऑक्सीजन के पास भी 8 हो जाता, मतलब ये 2 बॉन्ड्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों भी ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन की गरज पड़ेंगे 3। इसलिए ईच नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके 3 बॉन्ड्स बनाएगा 1 2 3। अभी क्या हो गए, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। चाहे तो काउंट कर सकते 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा देखेंगे यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग compounds
shows octet। तो अब ऐसा करेंगे क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड शोज ऑक्टेट। CO2 and NH3, second is H2O and CH4, next PH3 and CO2, फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। देखेंगे इसमें CO2 है, CO2 में देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि कार्बन बिलोंग करता है फोर्थ है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखना नहीं है अपने को, कार्बन का देखना है, क्योंकि यहां पर कार्बन मेन आटम है, सेंट्रल आटम है। तो कार्बन के पास अगर देखेंगे तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए कार्बन इस तरफ एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके 2 बॉन्ड्स बना रहा है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके 2 बॉन्ड्स बना रहा है। अभी देखिए कार्बन ऑक्टेट के साथ सैटिस्फाइड हो जाएंगे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। CO2 ऑक्टेट को सपोर्ट कर रहा है। NH3 देखेंगे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते? 5। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, मगर नाइट्रोजन के पास 5 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3, इसलिए 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है। अभी यहां पर कितने बॉन्ड्स हो गए? अभी 3 बॉन्ड्स हो गए। अभी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, नाइट्रोजन के पास 8 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गए, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे H2O। सो ऑक्सीजन का देखना है। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता, हाइड्रोजन के पास केवल 1 रहता। तो ऑक्सीजन ने क्या करता है? 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके। यहां पर भी एक बॉन्ड बन रहा, यहां पर भी एक बॉन्ड बन रहा है। अभी देखेंगे इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। नेक्स्ट वन CH4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता आउटर शेल में। तो ईच कार्बन, यहां पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ अपने पास रहने वाले 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4। अभी देखेंगे इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये भी ऑक्टेट को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 में देखेंगे, CO2 में तो साबित हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स है। PS3 में कंफर्म करेंगे। फास्फोरस बिलोंग करता है 5th ग्रुप को,
चाहे तो देख सकते हैं आप लोग। वो पहले जो भी मैंने टेबल दिया ना वो लिख के सामने रख के वीडियो कंटिन्यूली देखिए, आपको इजीली समझ में आता। अभी फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे कितने हाइड्रोजन से? 3। तो ईच हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहां पर फास्फोरस ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाया। अभी इसके बाद देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां पे फास्फोरस भी ऑक्टेट के साथ सेटिस्फाइड कर रहा है pH3 में। इसका मतलब इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। फिर यहां पे ऑक्टेट कॉन्सेप्ट क्या बताया है? मॉलिक्यूल में सेंट्रल आटम के पास जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होता है वो स्टेबल बताया, मगर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ऑक्टेट को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, फिर भी वो स्टेबल है। सच कंपाउंड का स्टेबिलिटी बताने में कंप्लीटली फेलियर हो चुका है, क्योंकि स्टेबिलिटी बताने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रहता। नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और इसके स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंड करता है। ओके ना, नेक्स्ट वन, limitations of octet rule. Octet rule is failure to explain stability of molecules which are not follow the octet. First one, incomplete octet। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोले तो क्या है? देखिए, देर आर मॉलिक्यूल इन विच central atom contain less than 8 electrons in their outer shell. Is called incomplete octet। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल्स। BF3, BCl3, BI3, BCl2, AlBr3, AlI3, ETC। देखिए बोरान के पास BF3 में देखेंगे, बोरान के पास टोटल आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, क्योंकि बोरान बिलोंग करेंगे थर्ड ग्रुप। मैं ऑलरेडी वो लिस्ट में दिया हूं, लिस्ट में चेक कर सकते हैं। फ्लोरीन का देखेंगे,
ईच फ्लोरीन के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहां पे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं वो नहीं देखने का, बोरान का देखने का, बिकॉज यहां पे बोरान सेंट्रल आटम है। देखिए यहां पर ईच बोरान ने अपने पास रहने वाले 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाया है। अभी काउंट करेंगे। बोरान के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब in BF3 molecule boron contain 6 valency electrons, 6 valency electrons in their outer shell। इसका मतलब बोरान के पास BF3 में आउटर शेल में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब ऑक्टेट से सैटिस्फाइड नहीं है, फिर भी स्टेबल है, और ये मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बताने में फेल्यूर हो चुका है। नेक्स्ट वन AlI3 में देखेंगे, अल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 3। क्योंकि अल्यूमिनियम बिलोंग करते हैं थर्ड ग्रुप, और आयोडीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 7। बट यहां पे आयोडीन एक सराउंडेड एटम है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ इससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये सेंट्रल एटम लाइक अल्यूमिनियम का सेटिस्फाइड है कि नहीं ऑक्टेट से वो देखना चाहिए। अभी देखो अल्यूमिनियम यहां पर कितनी बॉन्ड्स बना रहा है? 3 आयोडीन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है। यहां पर अल्यूमिनियम के पास देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब AlI3 में अल्यूमिनियम के पास टोटल 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए अल्यूमिनियम ऑक्टेट से कम दिखा रहा है यहां पे, इसलिए भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट वन एक्सपांडेड ऑक्टेट। देखिए देर आर molecule in which central atom of a molecule contain greater than 8 electrons, greater than 8 electrons in their outer shell, in their outer shell। देखिए is called expanded octet। मतलब मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा रहा तो एक्सपांडेड ऑक्टेट कहलाते हैं। देखेंगे एग्जांपल्स कौन कौन आता है। SF6, PCl5, ClBr3, ClF3, BrF3, IF5, BrF5, IF7, ETC, ये सब एक दो एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। SF6 में देखेंगे सल्फर के पास आउटर शेल में
6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बिकॉज सल्फर बिलोंग करता है 6A ग्रुप को। बट फ्लोरीन बिलोंग करते हैं 7D ग्रुप को। तो ईच फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 7। देखिए, सल्फर ने अपने पास रहने वाले 6 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 6 बॉन्ड्स बना रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब यहां ईच बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 2। तो 6 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 12 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टोटल 6 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑक्टेट से ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये एक्सपांडेड ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट को ओबे नहीं कर रहा, फिर भी ये स्टेबल है। PCl5 देखिए, फास्फोरस के पास आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते? 5। Cl के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते? 7। बट यहां पे फास्फोरस का देखना चाहिए ऑक्टेट से सैटिस्फाइड होता कि नहीं होता। क्लोरीन तो सराउंडेड एटम है, इसका देखने की कोई गरज नहीं है। देखेंगे यहां पर फास्फोरस ने टोटल 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड्स बना रहा है। ईच बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 10। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। PCl5 में फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए PCl5 एक्सपांडेड ऑक्टेट को शो करता है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता, देखिए, ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं। विच ऑफ द following compound, which are the following compound shows expanded octet? CH4, H2S, ClF3, 4BF3। देखिए, CH4 में देखिए, कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 है। तो कार्बन ने टोटल कितनी बॉन्ड्स बनाया? 4। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट से सैटिस्फाइड है। H2S देखेंगे, सल्फर के पास टोटल आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। 2 हाइड्रोजन के साथ सल्फर ने बॉन्ड बनाया।
बनाने के बाद अभी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी ऑक्टेट से सेटिस्फाइड है। इसके बाद कौन? ClF3। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 है। फ्लोरीन के पास भी कितने हैं? 7 है। आउटर शेल में बोल रहा हूं मैंने, क्लोरीन के पास भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ये बिलोंग करता है 7th ग्रुप को। मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, आउटर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन। इसमें क्लोरीन ने 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाया, तो बनाने के बाद ये Cl के पास कितनी इलेक्ट्रॉन्स हो जाता देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये एक्सपांडेड ऑक्टेट है। ये क्या हो गए? एक्सपांडेड ऑक्टेट हो गए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ClF3। तो यहां पे क्वेश्चन कैसा आता, कौन सी कंपाउंड ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, कौन सी कंपाउंड फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सी कंपाउंड एक्सपांडेड ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, कौन सी कंपाउंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन को करना रहा तो आपको एक कंप्लीट बेस आइडिया होना चाहिए। तो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।